नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज जान लेते हैं कि आज बुलेटिन में हम किन खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम प्याज के दाम को लेकर, क्योंकि आए दिन प्याज का दाम रिकॉर्ड बना रहा है। लगातार बढ़ते दामों से किसान काफी ज्यादा खुश हैं, खास करके महाराष्ट्र में। तो ऐसे में जानेंगे कि अभी महाराष्ट्र में क्या दाम चल रहा है, क्या भाव चल रहा है। दूसरी खबर जो होगी वो किसान आंदोलन से जुड़ी, क्योंकि लगभग कई महीने हो चुके हैं किसान आंदोलन को। 13 फरवरी से किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया था, लेकिन इस बीच एक बड़ा बयान किसानों का सामने आया है। क्या वो बयान है वो आपको बताएंगे। और खबरों में बात करेंगे पंजाब और हरियाणा में धान की खेती को लेकर कि अभी क्या स्थिति वहां पर बनती जा रही है। साथ ही बात करेंगे वाराणसी में मौसम के मिजाज को लेकर कि अभी क्या स्थिति है, और जानेंगे कि आईएमडी का इसको लेकर क्या कुछ कहना है। और आखिर में बात करेंगे हम देश भर के मौसम को लेकर। तो दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं प्याज की खबर के साथ। महाराष्ट्र में प्याज के दाम रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। राज्य में एक बार फिर प्याज का दाम 4200 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर तक पहुंच गया है। नागपुर की रामटेक मंडी में 25 जून को सिर्फ 10 क्विंटल प्याज की आवक हुई। कम आवक की वजह से न्यूनतम दाम भी रिकॉर्ड 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, जिससे कि किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। तो जो आसमान छूता ये दाम किसानों के लिए कहीं ना कहीं राहत भरा है। अधिकतम दाम 4200 और औसत दाम 4100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इस तरह नागपुर की कामठी मंडी में भी पिछले एक सप्ताह से प्याज का दाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यहाँ 25 जून को भी आवक पहले की तरह बहुत कम, यानी कि सिर्फ 8 क्विंटल रही। और न्यूनतम दाम 3000 से लेकर अधिकतम दाम 4000 और औसत दाम 3500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के एक अधिकारी के अनुसार 25 जून को राज्य की 44 मंडियों में प्याज की नीलामी हुई, जिसमें 34 में दाम जो रहा वो 3000 से लेकर 4200 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहा। किसी भी मंडी में दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल से कम नहीं रहा। प्याज की आवक बहुत कम हो गई है, इसलिए किसानों को प्याज का अच्छा खासा दाम मिल रहा है। राज्य की सिर्फ 4 मंडियों में आवक 10,000 क्विंटल से अधिक रही। केंद्र सरकार ने 4 मई को निर्यात बंदी खत्म कर दी थी, जिसे 7 दिसंबर 2023 से लगाया गया था। इसके बाद प्याज निर्यात होने लगा और घरेलू बाजारों में आवक कम होती गई। आवक कम होती गई तो दाम बढ़ता गया। इससे ही महाराष्ट्र में इस साल कम उत्पादन का अनुमान भी लगाया गया है, इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। आवक का हाल ये भी है कि सिर्फ 4 मंडियों में ही 10,000 क्विंटल से अधिक प्याज बिकने को आया। वहीं बसवंत में 1800 से लेकर लासलगांव 1250 में कुंटल प्याज की आवक हुई। तो देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार प्याज किसानों के सामने ये जो बड़ा उछाल है महाराष्ट्र में। अमूमन हमने कई तस्वीरें पहले भी ऐसी देखी थी कि जहां पर किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आए थे। उचित दाम न मिलने की वजह से, सही दाम न मिलने की वजह से किसानों ने यहां तक प्याज की खेती छोड़ने का फैसला तक कर दिया था। लेकिन अब जो अच्छा दाम है किसानों को जो मिल रहा है, आए दिन प्याज का दाम रिकॉर्ड बना रहा है। 4000 से लेकर लगातार दाम जो ऊपर की तरफ ही चल रहे हैं। और आज आपको बता दें कि 4200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को दाम मिल रहा है, जिससे कि किसान बहुत ज्यादा खुश है। फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से आवक कम हो रही है, उससे आने वाले वक्त में किसानों को जो ये दाम मिल रहा है वो इसी तरीके से बरकरार रहे। और आने वाले वक्त में ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से जब निर्यात बंदी लगाई गई थी, उस वक्त किसानों के द्वारा प्रदर्शन करके ये कहा जा रहा था कि हम प्याज की खेती नहीं करेंगे, प्याज की खेती छोड़ देंगे। लेकिन अब जो अच्छा दाम, उचित दाम किसानों को मिल रहा है, उससे यही समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में प्याज का जो रेट उन्हें मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अच्छी खासी खेती हो सकती है और उन्हें उचित दाम भी मिल सकता है, अच्छा उत्पादन होगा। तो अब बात करते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का। भारतीय किसान यूनियन
के प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने खनौरी बॉर्डर पर बताया कि कर्नाटक के टुमकुर जिले में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के आगामी कार्यक्रमों को लेकर दक्षिण भारत के संगठनों की मीटिंग हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि किसान आंदोलन पार्ट 2 को और मजबूती देने, देशव्यापी बनाने के लिए चल रहे कार्यक्रमों के तहत 26 जून को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके बाद 26 जून को ही खेती बाड़ी विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी की गई। लेकिन आपको बता दें कि 27 जून को आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर में किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और 28 जून को हैदराबाद में मीटिंग और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके बाद एसकेएम गैर राजनीतिक का प्रतिनिधिमंडल पूर्वी भारत के उड़ीसा, बिहार सहित कई राज्यों में किसान सम्मेलन और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मीटिंग में मौजूद किसान नेताओं सभी किसानों ने संकल्प लिया कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा तब तक किसान आंदोलन मजबूती से जारी रहेगा, तब तक किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो इस तरीके का फैसला मीटिंग में लिया गया है। और जिस तरीके से आपको बता दें कि जो अभी पूरा शेड्यूल है किसानों का, आने वाले कुछ दिन में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, मीटिंग की जाएगी और बातचीत की जाएगी और जो लगातार अपनी मांगों को लेकर अटल है उस पर काबिज रहेंगे। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो पंजाब धान की खेती को लेकर है। पंजाब और हरियाणा में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। पंजाब की बात की जाए तो मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान लगाया जाता है। बात पंजाब के मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर की करें तो जहां पर लगभग 2,38,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है। इससे किसान कहीं ना कहीं अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। लेकिन धान की कटाई के समय पराली को आग लगाने की समस्या लगभग देखने को मिलती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सबसे ज्यादा ये रहती है। उसको लेकर सरकार चिंतित है। उसको लेकर किसानों से अपील की गई कि वह पूसा 44 जो वैरायटी है धान की, पूसा 44 उसकी खेती करें जिससे कि किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो। कुछ किसानों की भी बातचीत आपको सुनाते ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਜੀ 40 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਸਾ 44 ਲਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਸਾ 44 ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤਰੀਕ ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਛੱਡ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਨੀਰੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਲਈ, ਫਿਰ ਪੂਸ਼ਾ ਦਾ ਬੀਜ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਕੁ ਤਾਂ ਪੂਸ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੁ ਜਿਵੇਂ 126 ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਸਪਤੀ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਲਿਆ? ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ 20 ਕਿੱਲੇ ਪੂਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 20 ਕਿੱਲੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਸਪਤੀ ਤੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਬਚਾਉਣਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਡਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ? ਐਤਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਸਪਤੀ ਜਾਂ 126 ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੀਕ ਦੇਤੀ 15, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਐਤਕੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪੂਸ਼ਾ ਫੇਰ ਲਾ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਐਤਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂਡ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂਡ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ 26 ਏਕੜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੂਸਾ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ 10-12 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਜਨ ਲਗਭਗ 6-7 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਪੂਸਾ ਤੇ ਘਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 131 ਬਾਸਪਤੀ ਤੇ 26 ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 26 ਦੀ ਹੈ, 26 ਦਾ ਗਾਂ 10-15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ, 15-20 ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ 26 ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਘਟਦਾ 26 ਦਾ ਝਾੜ, ਪੂਸਾ ਨਾਲ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ।
ਉਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਬਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੂਸਾ 3-4 ਸਪਰੇਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਪੂਸਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਪੂਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਜੇ 50 ਜਾਂ 60% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ 25 ਜਾਂ 30% ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੀਜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 26, 27, 31 ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਈਏ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਆ ਸਥਿਰ ਰਹੂਗਾ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पंजाब में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, लेकिन किसान धान की पूसा 44 किस्म की सबसे ज़्यादा बुआई करते थे। लेकिन इसी को लेकर अब पंजाब सरकार ने किसानों को अपील की है कि वो अपने खेतों में पूसा 44 धान की बजाय जो PR किस्में हैं 126, 27, 28, 29 या फिर दूसरी बासमती धान है उसको लगाया जाए, जिसके चलते एक तो धरती का जो भूजल स्तर है वो नीचे नहीं जाएगा, पानी की खपत कम होगी, क्योंकि जो वो धान की बुआई होती है वो बारिश के सीजन में यानी कि मानसून के सीजन में होती है। इसी को लेकर पंजाब के संगरूर की बात की जाए तो संगरूर में तकरीबन महज 30% ही इस बार धान की पूसा 44 किस्म जो धान है उसकी बुआई हुई है। 70% कम लोगों ने अपने खेतों में जो कह सकते हैं कि धान की बुआई की है, क्योंकि अभी इस समय आप मेरे पास एक खेत देख रहे हैं जहां पर पूसा 44 लगी हुई है, लेकिन दूसरी ओर जो खेत खाली हैं। खाली होने का मकसद यही है कि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो इस खेत में जो दूसरी 126, 23 और 28 जो किस्में हैं धान की जहाँ पर बासमती है वो लगाएंगे। इसको लेकर जो लेबर है, जो बिहार से लेबर मजदूर आते हैं, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पिछली बार उनका जो काम था वो महज 10 से 15 दिन चलता था, लेकिन इस बार 1 महीने से ज़्यादा सीजन चलने वाला है, क्योंकि किसान धान की कई किस्में लगा रहे हैं जो समय समय पर आने वाले 1 महीने तक शुरू रहेगी। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। वाराणसी से खबर मिल रही है जहां पर बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। उमस भरी गर्मी से जिस तरीके से लोग परेशान थे, अब आखिरकार प्री मानसून की दस्तक तो हो चुकी है। कई जगह पर बारिश हो रही है। 45 डिग्री से ऊपर वाराणसी में कुछ दिन पहले तापमान था। अब ऐसे में बिजली की कटौती भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरों के साथ। पहले ये तस्वीरें आप देखिए, वाराणसी की तस्वीरें हैं जहां पर रात भर झमाझम बारिश हुई और देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गलियां भर चुकी हैं, पानी से लबालब है, जिससे कि आने जाने में लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। लेकिन इसके उलट अभी लोगों को गर्मी से पहले राहत मिल रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी ये पूरी तरीके से जो सड़क है वो पानी से भरी हुई है। करना चाहिए, और ये जब ट्रीटमेंट करते हैं तभी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का उपयोग करना अनिवार्य है, क्योंकि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस यूज करके जो ट्रीटेड पानी आता है वो रेडीली रिचार्ज के लिए अवेलेबल रहता है। तो हमारा यही मंशा है कि बरसात जब भी आए उसको हार्वेस्ट कर देना चाहिए और सुवेज को ट्रीट करके उसको रिचार्ज के लिए यूज करना चाहिए। इसके व्यतिरिक्त पानी की उपभोक्ता का नियंत्रण अनिवार्य है। अगर आज हम कहते हैं या इंडस्ट्री के लिए या एग्रीकल्चर के लिए या एक सामान्य कम्युनिटी के लिए भी आज कोई भी नियंत्रण नहीं है, कोई भी कितना भी पानी यूज किया जा सकता है। हालांकि कहा जाता है कि 55 लीटर पर पर्सन पर कैपिटा यूज करना चाहिए, बट उसका नियंत्रण कहीं पर भी नहीं है। तो एक तरफ पे हार्वेस्टिंग, दूसरी तरफ पे रिसाइकलिंग और तीसरी तरफ पे पानी के उपभोक्ता का नियंत्रण, ये 3 करने से थोड़ा सा
हमको ये मिल जा सकता है। और अगर ये हम कंटिन्यूसली करें और इसके तहत सरकार नीतियां बनाए तो 2030 तक भारत वाटर पॉजिटिव हो सकता है। जय हिंद। नमस्कार। हाल ही में जारी किया हुआ मूडी का रेटिंग भारत के जल व्यवस्था पे बड़ा चिंताजनक है और इस रेटिंग का सीधा प्रभाव किसी भी देश के अर्थव्यवस्था पे हो सकता है। जल संकट ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जल है तो जीवन है, जल है तो व्यवसाय है, जल है तो खेती है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं है। और जब से आजादी के टाइम से हम ये देख के आ रहे हैं कि जल प्रभाव के लिए बरसात पे निर्भर रहना और भूजल से पानी सींचना ये सिलसिला बड़ा जारी है और इसी के तहत ये परिस्थिति आज आई है। इसका जीता जागता सबूत बैंगलोर है, दिल्ली है, पूना है। और 2008 में नीति आयोग ने जारी किया था कि 21 शहरों में, भारत के 21 शहरों में पानी की बड़ी किल्लत आने वाली है 2024 तक और ये अभी प्रूव होते जा रहा है। इसका एक ही समस्या का एक ही हल है कि बरसात जब भी आए और जहां भी आए उसको पकड़ के सींच के हार्वेस्ट करना चाहिए। और इसके व्यतिरिक्त मल, जो सीवेज हम जिसको कहते हैं, जो रोज जनरेट होता है, उसको ट्रीट करके और उस ट्रीटेड सीवेज को हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए उपयोग करना चाहिए। और ये जब ट्रीटमेंट करते हैं तभी नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का उपयोग करना अनिवार्य है, क्योंकि नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस यूज करके जो ट्रीटेड पानी आता है वो रेडीली रिचार्ज के लिए अवेलेबल रहता है। तो हमारा यही मंशा है कि बरसात जब भी आए उसको हार्वेस्ट कर देना चाहिए और सुवेज को ट्रीट करके उसको रिचार्ज के लिए यूज करना चाहिए। इसके व्यतिरिक्त पानी की उपभोक्ता का नियंत्रण अनिवार्य है। अगर आज हम कहते हैं या इंडस्ट्री के लिए या एग्रीकल्चर के लिए या एक सामान्य कम्युनिटी के लिए भी आज कोई भी नियंत्रण नहीं है। कोई भी कितना भी पानी यूज किया जा सकता है। हालांकि कहा जाता है कि 55 लीटर पर पर्सन पर कैपिटा यूज करना चाहिए, बट उसका नियंत्रण कहीं पर भी नहीं है। तो एक तरफ पे हार्वेस्टिंग, दूसरी तरफ पे रिसाइकलिंग और तीसरी तरफ पे पानी के उपभोक्ता का नियंत्रण, ये तीन करने से थोड़ा सा हमको ये मिल जा सकता है। और अगर ये हम कंटिन्यूसली करें और इसके तहत सरकार नीतियां बनाए तो 2030 तक भारत वाटर पॉजिटिव हो सकता है। जय हिंद। अब बात करते हैं देश भर के मौसम को लेकर। जिस तरीके से आपको बता दें कि देश भर में मौसम में बदलाव जारी है, कई राज्यों में मानसून की दस्तक हो चुकी है और कई राज्यों में प्री मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। आईएमडी का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के शेष भागों में, उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ भागों में जो मॉनसून है वो आगे बढ़ने की परिस्थितियां जो जताई गई हैं वो अनुकूल संभव है। तो ऐसे में आपको बता दें कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग और यूपी के दक्षिणी भागों की ओर लगातार मॉनसून आगे बढ़ता हुआ निकल रहा है। आईएमडी के मुताबिक मॉनसून का उत्तरी छोर अब मुद्रा, महसाणा, उदयपुर समेत कई ऐसे जगह से होकर गुजर रही है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के शेष हिस्से, राजस्थान के कुछ और हिस्से समेत कई ऐसे राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के शेष हिस्से, यूपी के अधिकांश जगह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्से, पंजाब में भी और हरियाणा में भी मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल संभव जताई गई हैं। तो जल्द ही कई राज्यों में मॉनसून दस्तक दे देगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान।